Hey everyone, welcome you all to my YouTube channel Law Mania. Myself, Advocate Kulsum Kamal, a practicing advocate in Karkaduma Court, Delhi, law graduated and post-graduated from CCS University, Meerut. Today in this video, we are going to discuss a very important topic related to the constitutional law, that is the doctrine of basic structure. In this video, we are going to discuss about the pattern, the handwritten notes about the topic. ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इसके आंसर्स लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक में बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आपके सुप्रीम कोर्ट का एक क्या इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करा था। बेसिकली कहा कि ये कह सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, ये किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न या एक्ट में मेंशन नहीं है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई देन है, एक गिफ्ट कह सकते हैं, अपनी जजमेंट में दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें कुछ केस लॉज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे केस लॉज आप मेंशन कर सकते हैं, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 6 to 7 केसेस। ठीक है, उन्हें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ आवर केस लॉज बॉक्स। ये लॉ मैनिया की केस पेटी है, इसमें से आपके टाइम टू टाइम कुछ केसेस निकलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट में ब्रीफ दे देती हूँ। इस वीडियो में हम कौन कौन से केसेस जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो इस पेटी में से जो पहला केस निकल रहा है वो है आपका शंकरी प्रसाद, तो उसके बाद आता है सज्जन सिंह, फिर आता है गोलकनाथ का केस, मिनेव्रा मिल केस, साथ ही साथ केशवानंद भारती केस, इंदिरा गांधी केस और साथ ही साथ वामन राव का केस आता है। इसके अलावा हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पढ़ेंगे जिन अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था इन सभी केसेस में। तो वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं एक बार नज़र डाल ले रहे हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को हम इसमें पढ़ेंगे, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे, साथ ही साथ 24th, 25th, 26th और 29th, साथ ही साथ गोलकनाथ के केस को चैलेंज किस केस में किया गया था वो भी पढ़ेंगे। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे और लास्ट में हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। ओके, सो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो थी वो आपके दो आर्टिकल से रिलेट करती थी। ठीक है, पहला आर्टिकल आपका आर्टिकल 13 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरा आर्टिकल आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। आर्टिकल 13 जो हमें बताता है व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है, वहीं दूसरी तरफ ये हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। ठीक है, सो बेसिकली आर्टिकल 13 को प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी लॉ को, क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। यानी अगर आपका कोई भी ऐसा लॉ जो है वो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट बना रही है जो आपके फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर। दूसरा आर्टिकल जो आता है वो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जो आपके पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। सो अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जहाँ भी पार्लियामेंट को लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की ज़रूरत है या न्यू प्रोविजंस ऐड करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट जो है उसे अमेंड करके न्यू प्रोविजंस को या फिर प्रीवियस यानी ओल्ड प्रोविजंस को चेंज कर सकती है। तो बेसिकली ये आता है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ अराइज होता है। तो इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 इन दोनों में से सुप्रीम कौन है, यानी आपके इन दोनों में से मेन ज़्यादा पावर किस पे है, उच्च कौन है। अंडर आर्टिकल 13 आपकी जुडिशरी जो है वो आपकी सुप्रीम है, और अंडर आर्टिकल 13 जो अंडर आर्टिकल 368 आपकी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, यही कॉन्फ्लिक्ट जो है, यही जो इनमें आपका कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा है वो आपके आर्टिकल 13 और 368 की वजह से जो है वो स्टार्ट होता है।
चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एनफोर्स हुआ था, ठीक है। आप सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1950 में आया था, और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो उस वक्त के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग बनाता है। यानी 1950 में जो ज़रूरत थी, जो पॉलिटिकल नीड थी, सोशल नीड थी, या फिर आपके इकोनॉमिकल नीड थी, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाता। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हेल्ड, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, विथ चेंजिंग टाइम वेन एवर देयर विल बी नीड टू एड न्यू राइट्स ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बदलते समय के साथ जब भी ज़रूरत होगी, व्हेन देयर विल बी नीड, आपके कुछ नए अधिकारों को ऐड करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने के लिए, तो आपके संविधान को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है दे व्हेन विद चेंजिंग टाइम व्हेन एवर देयर विल बी नीड टू ऐड न्यू राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपके रिजर्वेशन, जैसे कि आपके क्या हो गया, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हो गई, राइट टू एजुकेशन हो गया, ये सारे आपके बाय द अमेंडमेंट आपके एनफोर्स किए गए हैं। जैसे एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन हो गई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिवलीहुड, ठीक है। इस तरीके के काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो आपके बाय द अमेंडमेंट ऐड किया गया है। चलिए, जब मैंने आपके वीडियो का स्टार्टिंग में इंट्रो बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और केस लॉस पढ़ाऊंगी, तो आप इन्हीं को इसी सीरीज़ वाइज जो है वो आप याद करिएगा और इसे इसी सीरीज़ वाइज लिखिएगा। तो जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है वो आता है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था ये आपका किससे रिलेटेड था? तो देखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो आर्टिकल 31 से रिलेटेड था, ठीक है। आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, यानी एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट, अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी हर किसी के पास ये मौलिक अधिकार है कि उसके पास एक प्रॉपर्टी, यानी ही हैज़ अ राइट टू होल्ड अ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी को होल्ड करने का राइट है। तो बेसिक इंट्रो देखें तो एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 1950 में, तो वी हैव 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे जो हमें संविधान ने दिए थे, लेकिन आपके आर्टिकल 31, ठीक है, उसे रिमूव कर दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और आर्टिकल 31 यानी राइट टू प्रॉपर्टी को आपके फंडामेंटल राइट की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था और इसे एक प्रॉपर लॉ यानी एक प्रॉपर लॉ बना दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है। ये सब तरीके के जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, ठीक है, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो चलो बेसिक देख लेते हैं आपका, इसमें आप अपना और एडअप कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। एज यू ऑल नो, आपको हिस्ट्री तो पता ही होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप इसको इसमें ऐड करके अपने क्वेश्चन को ब्रीफ कर सकते हो। तो चलो, जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो काफ़ी ज़्यादा इनक्वालिटी थी इंडिया में, ठीक है। इनक्वालिटी इन सेंस किससे रिलेटेड थी? आपकी लैंड ओनरशिप से रिलेटेड थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स और कल्टिवेटर्स के पास कोई भी अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था, और ना ही उनके पास कोई सिक्योरिटी थी अपनी ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो थी इनइक्वालिटी थी लैंड ओनरशिप में, ठीक है। लाइक ना ज़मींदारी सिस्टम एंड ऑल, वही सब था। तो इसी चीज़ में इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए आपका अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम लाया गया था, ठीक है। अबॉलिशन यानी ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, एक कानून लाया गया था, इसको पास किया गया, ठीक है। और ये आपका एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिसी मानी गई थी इसे इंडिपेंडेंट इंडिया की, यानी आज़ाद भारत की एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज़ में से एक माना जाता था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या करा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेटअप करी थी एक कमेटी। उस कमेटी का नाम था क्या? उस कमेटी का नाम था आपका एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी, ठीक है। इस एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी, ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, ठीक है। यहाँ पे हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो कमेटी सेटअप की थी, इस कमेटी के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? पहला ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, ये है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या करना? इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, ठीक है। ये इंक्रीज़ का साइन बनाती हूँ मैं, ये डिक्रीज़ का साइन बनाती हूँ, तो कहीं भी आए तो आप समझ जाना, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड करना क्या? इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ किसे? रूरल पीपल्स को, यानी जो आपके गांव के लोग हैं, ठीक है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये आपका इस कमेटी का
क्या था, ऑब्जेक्टिव था। और इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, सीलिंग लिमिट को फिक्स्ड कर दी थी लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, यानी फिक्स्ड कर दी थी सीलिंग लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, अब 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था। कब पास किया गया था, 1951 में से पास किया गया था। अब 1951 में जब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था तो ये आपके 4 फीचर्स लेके आया था। क्या 4 फीचर्स लेके आया था, सबसे पहला आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी लाया था, दूसरा आपका आर्टिकल 31A लाया था, थर्ड आपका आर्टिकल 31B लाया था, और फोर्थ आपका 9 शेड्यूल का फीचर लाया था। ठीक है, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी देखो क्या कहता है, ये कहता है आपका रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है स्टेट के ऊपर। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है, बेसिकली ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वह एक्वायर कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को कम्प्लीटली या पार्शली, यानी ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस पोज करता है, उसी में स्टेट को ये पावर देता है कि वो अब आपका स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, ये आपका पावर है कि वह एक्वायर कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को पूरी तरीके से, कम्प्लीटली या पार्शली, या उसके किसी पोर्शन को। ठीक है, साथ ही साथ आर्टिकल 31A और 31B को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि आपके क्या कहते हैं, ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो है टू टेक लैंड फ्रॉम एनी पर्सन बाय मेकिंग लॉ, यानी राज्य के पास ये अधिकार तो है कि वो किसी भी पर्सन से जो है उसकी ज़मीन ले सकते हैं, क्या बना के, एक लॉ बना के। ठीक है, किसी भी इंसान से, यानी आपके भारत के नागरिक से स्टेट जो है, राज्य जो है, वो उसकी ज़मीन ले सकती है कानून बना के, लेकिन उसके बदले में उसको उसका कंपनसेशन देना होगा। ऑल्सो टेल्स अबाउट द कंपनसेशन, उसको उसका मुआवजा देना होगा। साथ ही साथ 9 शेड्यूल की बात करती है। 9 शेड्यूल का अभी हम आगे देखेंगे कि 9 शेड्यूल क्या था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था ये कुछ ये फीचर्स लेके आया था। इन्हीं फीचर्स ने क्या करा, आपके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करा था, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये जो चारों चेंजेस लाया था ये आपके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहे थे। अब अगर कोई कानून जो है जिससे लाया जा रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है उसको, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव कर रहा है, उसे किसी भी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसे चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई भी लॉ जो है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, किसी भी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसे एक नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 13। तो इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। किस में चैलेंज किया गया था, अब आता है हमारा आपका फर्स्ट केस। कौन सा केस आता है, शंकरी प्रसाद का केस आता है। तो पहला केस जो आता है वो आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में आपका सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड है, यानी ये जो चारों चेंजेस किए गए हैं आपका 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी, आर्टिकल 31, 30B, ठीक है, 31A, 31B और साथ ही साथ 9 शेड्यूल, ये चारों के चारों फीचर्स क्या हैं आपके, ये आपके वैलिड है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वैलिड है। साथ ही साथ ये कहती है कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 ये अधिकार है, ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, यानी जो हमने पहले बात करी थी कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। समझ रहे हैं आप बात कि मैं क्या कह रही हूँ, कि आपके अंडर आर्टिकल 368 में फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जाता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में क्या स्टेटमेंट देती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द वर्ड लॉ, जो आपका शब्द लॉ है अंडर आर्टिकल 13, ठीक है, अंडर आर्टिकल 13 में आता है लॉ को डिफाइन करता है। तो अंडर आर्टिकल 13 ये जो शब्द लॉ है इसमें आपके ऑर्डिनरी लॉज इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट क्या, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपका एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, इसीलिए ये आपके अंडर आर्टिकल 13 नहीं आता, ठीक है। दैट मीन्स अंडर आर्टिकल 13 लॉ जो है वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लॉ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था इसको क्या माना गया था, वैलिड माना गया था। क्यों, क्योंकि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड इवन इफ एवरेज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ ये कहा गया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है उसे वैलिड माना जाएगा इवन अगर वो एवरेज या टेक अवे कर रहे हैं किसी भी फंडामेंटल राइट को, यानी आपसे कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हैं या उसको ख़त्म कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके का कोई इफेक्ट देता है तब भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड माना जाएगा, ठीक है।
समझ रहे हैं? शंकरी प्रसाद में बेसिकली ये कहा गया था कि आपका जो चैलेंज करने की जो बात की गई है वो लॉ को की गई है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता। मेन आपकी ये बात कही गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे के देखने के बाद जो सेकंड अमेंडमेंट एक्ट आपका चैलेंज किया जाता है वो आता है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पहला हमने क्या पूछा? पहला हमने जी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा। ठीक है, पहला क्या आता है आपका? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हम किसकी बात करते हैं? हम शंकरी प्रसाद के केस की बात करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे आता है 17th अमेंडमेंट एक्ट। तो हम जो अमेंडमेंट एक्ट है इन्हें 1, 2, 3 की सीरीज से पढ़ेंगे, और जो केस लॉज हैं उन्हें ABC की सीरीज से पढ़ेंगे। चलो, तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखो क्या कहता है। ये कहता है इसमें जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे उसका यूज़ करते हुए, ठीक है, मत आगे समझते रहो, जो भी चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे उसका यूज़ करते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लाई थी। बेसिकली 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना वो आपके 9 शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, 9 शेड्यूल में आपके कुछ लिस्ट दे दी गई थी, ठीक है, जिनके ऊपर आपके स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार था। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपके लैंड रिफॉर्म्स आ रहे थे। तो ये कहा गया था कि आपका 9 शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ हैं वो आपके वायलेट नहीं होंगे, मतलब उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा अगर वो किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते भी हैं। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो इस 9 शेड्यूल का फ़ायदा उठा रही थी और अपने जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स थे वो आपके अकॉर्डिंग टू 9 शेड्यूल आपके इंट्रोड्यूस कर रही थी, और साथ ही साथ अपने सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को 9 शेड्यूल के अंदर डाल रही थी। यानी वो जो भी चाहे वो लैंड रिफॉर्म एक्ट सही हो या गलत हो, अगर वो 9 शेड्यूल के अंदर है तो उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि 9 शेड्यूल क्या कहता है? 9 शेड्यूल ये कहता है कि इफ़ एनी लॉ वॉज अंडर दिस शेड्यूल, अगर कोई भी लॉ इस 9 शेड्यूल के अंदर आता है, नो मैटर, कोई परवाह नहीं है, इफ़ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट और नॉट, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो या नहीं हो। ठीक है, तो यानी अगर कोई भी एक्ट है जो 9 शेड्यूल के अंदर है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे आपका वैलिड माना ही जाएगा। तो जनरली कोई भी लॉ जो है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसे डिक्लेयर किया जाता है वॉइड। लेकिन 9 शेड्यूल जो होता है इस जनरल प्रोविजंस का जो होता था क्या था? अगेंस्ट में था, अपोजिट में था। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो वॉइड होगा, लेकिन 9 शेड्यूल कहता है कि अंडर 9 शेड्यूल कोई भी लॉ होगा, अगर वो FR को यानी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई परवाह नहीं होती, आपका 9 शेड्यूल के अंदर जो लॉ है वो वैलिड होगा ही होगा। तो आपके 9 शेड्यूल के क्या था? बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, तो इस 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो चैलेंज किया गया था वो किया गया था सज्जन सिंह के केस में, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। तो पहले हमने पढ़ा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर पढ़ा हमने शंकरी प्रसाद का केस, सेकंड में पढ़ा हमने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें सेकंड केस आता है आपका सज्जन सिंह का केस। ठीक है, अब देखते हैं सज्जन सिंह के केस में क्या हुआ। तो बेसिकली सज्जन सिंह के केस में आपका जो ये 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और साथ ही साथ ये जो 9 शेड्यूल था, इन दोनों को ही चैलेंज किया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो कई केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली सज्जन सिंह के केस में जो थी वो 5 जज बेंच जो थी वो आपके कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, यानी इस केस को 5 जजेस की बेंच ने जो था वो आपका क्या किया था? हियर करा था, और जजमेंट जो दी थी वो 3:2 के रेशो से दी थी, यानी 3:2, 3 ने आपके फेवर में दिया था और 2 ने आपके अगेंस्ट में दी थी। ठीक है, जजमेंट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट जो है वो सज्जन सिंह के केस में अपनी वर्डिक्ट देते हुए ये कन्फर्म्ड कर देते हैं कि शंकरी प्रसाद के केस में जो था वो बिल्कुल सही था, शंकरी प्रसाद की जो जजमेंट थी वो बिल्कुल सही थी। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो अंडर आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को भी वॉयलेट कर सकता है। तो बेसिकली सज्जन सिंह के केस ने शंकरी प्रसाद के केस को ही फेवर किया था, उसी को ही ट्रू माना था। ठीक है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिया था। 3 जजेस जो थे जिन्होंने आपके इसके फेवर में जजमेंट दी थी, उन्होंने यही कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शंकरी प्रसाद के केस में जजमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट किसी भी लॉ को जो है वो आपके क्या कर सकते हैं? वॉयलेट, वो आपका अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपके मेजॉरिटी जो जज थे, यानी जिन्होंने मेजॉरिटी में जजमेंट दी थी फेवर में, उनका नाम था चीफ जस्टिस गाटकर। ठीक है, तो आपके गाटकर क्या कहते हैं? गाटकर ने ये कहा कि फ्रेमर्स
काट कर जो थे कुछ आपके हिदायत देते हैं। किसको देते हैं? पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को क्या कहते हैं कि जो फ्रेमर्स जो लॉ बना रहे हैं इंटेंडेड, उन्हें इंटेंड करना चाहिए कि वो एक्सक्लूड करें फंडामेंटल राइट को फ्रॉम द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर, दे वुड मेड क्लियर प्रोविजन फॉर डैट। ये कहा गया है कि फेमर्स जो हैं अपने लॉ बनाते हुए जो हैं फंडामेंटल राइट्स को अपनी अमेंडिंग पावर के स्कोप से बाहर रखें, ठीक है, और जो भी लॉ बना रहे हैं, जो भी प्रोविज़न वो बना रहे हैं उसे क्लियर करें ताकि उसमें किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन रेज ना किया जा सके। साथ ही साथ जो माइनॉरिटी में आपके 2 जजेस थे वो थे जस्टिस हिदायतुल्लाह और जस्टिस मुदगलकर, ठीक है। जस्टिस हिदायतुल्लाह और जस्टिस मुदगलकर जो थे इसे लार्जर बेंच को रेफर कर देते हैं इस केस को, यानी अब सज्जन सिंह के केस जो था वो आपके लार्जर बेंच यानी 5 जजेस बेंच से ऊपर की जो बेंच होगी वो इसको क्या करेगी? हियर करेगी। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट में हमने अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा, ठीक है। सेकंड में हमने केस पढ़ा आपका शंकरी प्रसाद का, फिर 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, फिर सज्जन सिंह का केस आया। अब आपका जो सज्जन सिंह का केस है वो ही आपका फर्दर आपके लार्जर बेंच जो है वो उसे हियर करती है। तो देखिए क्या आता है। अब जो थर्ड केस आता है वो आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। अब इसमें क्या किया गया था? इसमें 17th अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है, और साथ ही साथ आपके 9th शेड्यूल को, यानी जो आपके सज्जन सिंह के केस में जो था वही सेम गोलकनाथ के केसेस में चैलेंज किया गया था, ठीक है। अब इस केस को जिसने सुना था वो आपके 11 जज बेंच थी। सज्जन सिंह के केस में 5 जजेस की बेंच थी, 2 माइनॉरिटी जजेस ने उसे लार्जर बेंच में करा था, तो अब लार्जर बेंच आपके 11 जजेस की थी। जो जजमेंट आता है वो 6:5 की मेजोरिटी से आता है, यानी 6 जजेस फेवर करते हैं और 5 जजेस जो थी वो डिसफेवर करते हैं। 6 की मेजोरिटी, 5 की माइनॉरिटी रहती है। 6:5 मेजॉरिटी से आपकी जो जजमेंट है वो ओवर रूल्ड की जाती है शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में। यानी सबसे पहले जो शंकरी प्रसाद का केस आता है उसको फेवर करता है सज्जन सिंह का केस, लेकिन इन दोनों को केस को ओवर रूल्ड करता है गोलकनाथ का केस। इसीलिए गोलकनाथ का केस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं। यानी पहला केस जो था वो दूसरे केस को फेवर करता था और दूसरे दोनों केसेस को चैलेंज जो करता है, ओवर रूल जो करता है वो करता है गोलकनाथ का केस। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करती है। सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज्ड एनी फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट जो है वो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकती? एब्रिज नहीं कर सकती। साथ ही साथ पार्लियामेंट के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास कोई भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पावर तो है लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है कि वो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके, और ना ही वो किसी से आपके किसी के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है, ठीक है। ये सारी पावर्स जो हैं, दीज पावर्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस एंड जुडिशियल रिव्यू। जो आपके पार्लियामेंट के पास पावर है ये सब्जेक्ट हैं कुछ आपके लिमिटेशंस का, कुछ रेस्ट्रिक्शंस का और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू का। यानी आपके पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही है उसका जुडिशियल रिव्यू और साथ ही साथ वो आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंडर बनेंगी, ठीक है। साथ ही साथ कहता है कि आर्टिकल 13 जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में अप्लाई किया जाएगा। यानी अब देखो आर्टिकल 13 आपके शंकरी प्रसाद में कहा गया था, आर्टिकल 13 के अंदर जो शब्द लॉ आता है, कौन सा शब्द आता है? लॉ। ये आपके सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ की बात करता है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं करता। लेकिन गोलकनाथ के केस में ये कहा जाता है कि आर्टिकल 13 के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है, इसीलिए आर्टिकल 13 को भी अप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ देखो कोर्ट क्या कहती है। कोर्ट जो है यहाँ पे आपके अप्लाई करती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टस ओवर रूलिंग, ठीक है। इस डॉक्ट्राइन को, कौन सी डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टस ओवर रूलिंग को यहाँ पे अप्लाई करती है और ये हेल्ड करती है कि ये जो गोलकनाथ का डिसीजन है ये आपके प्रोस्पेक्टिव ओवर रूल के लिए है, यानी 1st और 17th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड हैं। उसके बाद जितने भी आपके उसके मतलब ये गोलकनाथ से पहले जो भी केसेस आपके डिसाइड कर दिए गए हैं वो भी वैलिड हैं, लेकिन आपके गोलकनाथ के बाद जो केसेस डिसाइड किए जाएंगे, गोलकनाथ के केस के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपके लाए जाएंगे वो आपके अकॉर्डिंग टू गोलकनाथ की जजमेंट के लिए लाएंगे। देखो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, इसको वीडियो के लास्ट में भी इसका एक पोर्शन आएगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए है, ठीक है, ये एक कोई केस है, ठीक है, ये यहाँ पे कोई केस डिसाइड हुआ है और इस केस में यहाँ पे कोई जजमेंट आई है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब है कि ये जो जजमेंट आई है ये अब आगे जो केसेस होंगे, यानी इसके बाद जो आपके लॉज बनेंगे या इसके बाद जो आपके केसेस आएंगे उनके
ऊपर अप्लाई होगा। इससे पहले जो लॉ बन गए हैं या इससे पहले जो केसेस डिसाइड हो गए हैं उसके ऊपर आपका इस जजमेंट का कोई असर नहीं होगा। किन पे असर होगा? जो इसके आगे लॉज आएंगे। तो आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आपका 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों ही आपके गोलकनाथ के केस से पहले आए हैं, इसीलिए ये जजमेंट इनको जो है कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ये आपके वैलिड माने जाएंगे। लेकिन इससे आगे जो भी लॉ बनेंगे वो आपके अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट बनेंगे। ठीक है, समझ आई बात ये क्या कह रहा है? तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग डॉक्ट्राइन क्या हुई? ओके, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब आपका थर्ड जो आता है वो आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया, उसके बाद हमने 17 पढ़ लिया। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 24। पहले में हमने शंकरी प्रसाद का केस पढ़ लिया, 17 में हमने 2 केस पढ़े। कौन से? सज्जन सिंह का केस पढ़ा और गोलकनाथ का केस पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। देखो, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाया गया था? इसे इसलिए लाया गया था इन ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टीज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड गोलकनाथ डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गोलकनाथ के डिसीजन में कहा था, यानी जो भी गोलकनाथ के केस के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी थी, उस वर्डिक्ट ने जो भी मुश्किलें पैदा करी थी, उन सभी मुश्किलों को, उन सभी डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए 24वां संशोधन लाया गया था। ठीक है, अब देखो पार्लियामेंट ने क्या करा? पार्लियामेंट ने आपका इनेक्ट करा 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इस 24th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आपके 2 प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया। कौन से 2 प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करा? तो सबसे पहले आर्टिकल 13 को करा और दूसरा आपका आर्टिकल 368 में ही कुछ आपके चेंजेस लाए। ठीक है, आर्टिकल 13 में जो था क्लॉज 4, यानी आपका आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 को ऐड किया गया और आर्टिकल 368 के अंदर सब क्लॉज 3 को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्या करा? इन दोनों क्लॉजेस को इसमें ऐड किया गया। अब देखो, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? ये कहता है कि आर्टिकल 13 जो है वो अप्लाई नहीं होगा 368 में। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि आर्टिकल 13 जो है वो 368 पे, यानी पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर है उसके ऊपर क्या नहीं होगा? अप्लाई नहीं होगा। जो कि आपके गोलकनाथ की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 अप्लाई होगा, तो उस जजमेंट को कैंसिल करने के लिए आपके इस क्लॉज को ऐड किया गया कि नहीं जी, तो आर्टिकल 13 अप्लाई ही नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 368 में जो सब क्लॉज 3 ऐड किया गया था, उसमें कहा गया कि एनी अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 33। ये कहा गया कि अंडर आर्टिकल 368 अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर रही है तो वो आपके आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। मतलब नहीं आए समझ? बताती हूँ मैं कैसे। देखो, आर्टिकल 13 के अंदर हमें जुडिशियल रिव्यू की बात कहता है। आर्टिकल 13 के अंदर क्या कहता है? आर्टिकल 13 के अंदर हमें जुडिशियल रिव्यू कहता है। जुडिशियल रिव्यू के अंदर यानी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होता है तो उसे आपके सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू करेगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 368 का सब क्लॉज 3 को ऐड करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीन लेना। यानी आप सुप्रीम कोर्ट से उसके जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहे हैं। यानी आप कोई भी अमेंडमेंट करेंगे उससे तो कोई पूछेगा ही नहीं कि वो सही है या गलत, ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर कोई डिसीजन ले सकती है। तो आपने बेसिकली क्या करा? आपने सुप्रीम कोर्ट से उसकी क्या छीन ली? उसकी पावर छीन ली। तो इन्होंने ये कहा, आर्टिकल 24 ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ आपका आर्टिकल 24 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करके। सो बेसिकली ये कहता है कि आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में और वो आर्टिकल 13 के आपके दायरे में नहीं आता। ठीक है, उसके अलावा इसी दौरान जो थे कुछ और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स जो थे वो लाए गए थे। जैसे आपका 25th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जो प्रॉपर्टी के राइट से बात करता था। 26th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जो प्रीवी पर्स के बारे में बात करता था। और 29th अमेंडमेंट एक्ट आया था जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता था। साथ ही साथ आपके इन सभी ने, यानी आपके 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, आपके 25th ने, 26th ने और 29th ने, इन चारों अमेंडमेंट एक्ट ने गोलकनाथ की जजमेंट के बिल्कुल रिवर्स में काम किया था। यानी जो बात गोलकनाथ की जजमेंट में कही गई थी उससे बिल्कुल उल्टा काम करा था पार्लियामेंट ने इन अमेंडमेंट एक्ट्स को लाके। नेक्स्ट देखते हैं।
अब जो आता है, अब देखो 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th, 26th, 29th और साथ ही साथ गोलकनाथ के केस को चैलेंज किया गया था। ठीक है, जो मैंने कहा था ना इससे पहले, गोलकनाथ के केस में जो भी बात कही गई थी उस सबको क्या किया गया, उसके सब चीज़ विपरीत की गई, उल्टी की गई कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को की पावर्स को लिमिटेड कैसे कर दिया। तो पार्लियामेंट को तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो पार्लियामेंट ने ऐसे लॉज बनाने शुरू करे जिसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया। तो इन्हीं सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहे थे, और साथ ही साथ गोलकनाथ के केस को चैलेंज किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक केस, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में आपके इसको चैलेंज किया गया था और इसे फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट केस है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में एक क्वेश्चन जो था, जो इन्वॉल्व था और उसे रेस किया गया था, उठाया गया था, क्या कि द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर अंडर 368, यानी पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है अंडर आर्टिकल 368, उसकी हद कहाँ तक है। यानी पार्लियामेंट जो है वो आपके संविधान को अमेंड कर सकती है, तो किस हद तक अमेंड कर सकती है भाई, वो हद तो बताओ हमें। इस हद को, मतलब इस क्वेश्चन को रेस किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए क्या बात कही गई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए जो यूनियन है, यानी यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि आपके जो पार्लियामेंट है, यानी सेंटर के पास जो अमेंडिंग पावर है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है, उसकी कोई हद नहीं है, वो बेहद है, यानी जितना चाहे पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। इसी के रिस्पॉन्स में जिसने, जो ये पेटिशनर थे, यानी केशवनंदा भारती जो थे, इनकी तरफ से जो भी पेटिशन फाइल थी, उसमें ये क्लेम किया गया कि ये जो अमेंडिंग पावर है ये आपकी वाइड हो सकती है लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो सकती। ये आपका स्कोप जो है किसी चीज़ को अमेंड करने का, संविधान को अमेंड करने का, वो आपका वाइड ब्रॉड तो हो सकता है लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो सकता। भैया सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस तो हैं, आप पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो पोज होगी, क्योंकि आप अपनी मनमर्जी तो कर नहीं सकते। तो इस केस को जो था वो 13 जजेस की बेंच ने जो था हियर किया था। केशवनंदा भारती केस को 3rd जजेस की एक स्पेशल बेंच बनाई गई थी, उसने इस केस को हियर किया था। और इसमें कोर्ट जो थी वो मेजॉरिटी देती है और ओवर रूल्ड करती है किसको, गोलकनाथ की जजमेंट को। यानी अब यहाँ पे गोलकनाथ की जजमेंट को ओवर रूल्ड किया जाता है और जो मेजॉरिटी का रेशो आता है वो 7:6 का आता है। यानी 7 जजेस मेजॉरिटी में होते हैं, 6 जजेस आपकी माइनॉरिटी में होते हैं, और 7:6 से जो 7 जजेस की जो जजमेंट होती है उसे ओवर रूल्ड किया जाता है। क्या कहते हैं देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि 368 जो है इवन बिफोर 24th अमेंडमेंट एक्ट कंटेन पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। ठीक है, ये कहता है कि 368 यानी 24वां अमेंडमेंट एक्ट, यानी 24वें संशोधन से आने से पहले जो 368 जो पावर्स और प्रोसीजर बताता था अमेंडमेंट का, 24th आने के बाद भी वही था। 24th अमेंडमेंट एक्ट कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लाया। ठीक है, तो ये कहता है कि 24th अमेंडमेंट एक्ट जो था डजंट एनलार्ज द अमेंडिंग पावर, वो अमेंडिंग पावर को कोई बढ़ाता नहीं है। तो 24वां जो अमेंडमेंट एक्ट है वो वैलिड है। ठीक है, और उसको उसकी ट्रू पोजीशन डिक्लेयर करता है, यानी बेसिकली वो 368 को डिफाइन करता है और क्लियर वे में, डिटेल वे में डिफाइन करता है। तो 368 के अंडर आपका कोई ज़्यादा चेंजेस जो थे वो लाए नहीं गए थे 24वें अमेंडमेंट एक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वर्डिक्ट क्या देती है, वर्डिक्ट देती है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डिफाइन करती है और कहती है कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सके। ये कहती है कि जो आपका जो 25th अमेंडमेंट एक्ट का जो पार्ट 1 था वो वैलिड है, लेकिन उसका जो पार्ट 2 था वो आपका क्या है, इनवैलिड है। अब मैं बताती हूँ, देखो 25th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है। बेसिकली 25th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपका क्या करता है, आर्टिकल 31C को क्या करता है, इंसर्ट करता है, ऐड करता है आर्टिकल 31C को। अब आर्टिकल 31C जो है वो आपके 2 पार्ट्स में डिफाइन करता है, ये 2 पैरा बताता है। ठीक है, पहला पार्ट देखो क्या कहता है, पहला पार्ट ये कहता है कि एनी लॉ मे नॉट डीम टू बी वॉइड ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ 14, 19 एंड 13। यानी कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उसे वॉइड नहीं माना जाएगा इस ग्राउंड पे कि वो आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19
और आर्टिकल 31 का वायलेट करती है। तो जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके इस पार्ट को तो वैलिड मान सकते हैं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक करी, चलो हम इसे मान लेते हैं। बट दूसरा पैरा क्या कहता है? दूसरा पैरा ये कहता है कि वैलिडिटी ऑफ लॉ कांट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। यानी 31C ये कहता है कि कोर्ट की जो वैलिडिटी है, यानी लॉ की जो वैलिडिटी है, कानून की जो वैलिडिटी है, उसे आपका क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई हम आपकी पहली बात तो मान सकते हैं, लेकिन दूसरी बात आपकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से हमसे हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहे हैं। अगर आप कोई भी लॉ बनाते हैं और उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो आपके उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखेगा, उसे पढ़ेगा, उसे समझेगा, और अगर उसमें कोई इनइक्वालिटी आती है तो उस पर क्वेश्चन रेज भी करेगा। ठीक है, तो आप हमसे हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन नहीं सकते। तो आपके फर्स्ट पैरा को जो है वो ट्रू मानती है और सेकंड पैरा को जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखो, आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात ही नहीं थी, ये सवाल उठाया ही नहीं गया था। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो था ये लाइमलाइट में आया था केशवानंद भारती केस के थ्रू। ठीक है, केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड को जो था यूज़ किया गया था और इस डॉक्ट्राइन को जो था डिटेल में डिस्कस किया गया था, डिफाइन किया गया था। तो बेसिकली ये कोर्ट की देन है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये हमें किसी लॉ ने, किसी पार्लियामेंट ने, किसी एक्ट ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन ने नहीं दिया है, ये हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, केशवानंद भारती केस में एज यू ऑल नो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, लेकिन अमेंड नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान जिसके ऊपर है, यानी जो बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। ठीक है, क्यों साथ ही साथ ये कहती है कि पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने का तो अधिकार है, लेकिन उसे दोबारा से लिखने का अधिकार नहीं है। आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को उस हद तक ही चेंज कर सकते हो जिस हद तक की ज़रूरत हो, आप संविधान को दोबारा से लिख नहीं सकते, ये अधिकार आपके पास नहीं है। पावर ऑफ अमेंड इज़ नॉट पावर ऑफ डिस्ट्रॉय। अमेंड करने की पावर मतलब उस चीज़ को ख़त्म करने की पावर नहीं है। साथ ही साथ जजमेंट में आपके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स को बताते हैं, जैसे आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेसिक फीचर है, सेपरेशन ऑफ द पावर बेसिक फीचर है, यूनिटी एंड सोवेनिटी ऑफ इंडिया बेसिक फीचर है, फेडरल कैरेक्टर बेसिक फीचर है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल की फ्रीडम भी आपकी एक बेसिक फीचर है। ठीक है, इसके अलावा टाइम टू टाइम इसमें और ज़्यादा बेसिक फीचर्स जो थे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ अदर फीचर्स ये रहे जो आपके बाद में टाइम के अकॉर्डिंग जो थे वो ऐड किए गए थे, जैसे आपका रूल ऑफ लॉ आ गया, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, रूल ऑफ इक्वालिटी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, बैलेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स को जो था आपका माना गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, पार्लियामेंट की लिमिटेड पावर की गई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ये वन ऑफ द बेसिक फीचर था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर थी इन्हें भी बेसिक फीचर माना गया था। इसके अलावा बहुत सारी हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस से रिलेटेड था। ठीक है, तो चलो देखो जून 1995 में क्या होता है। जून 1995 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक हिस्टोरिक जजमेंट देती है। क्या जजमेंट देती है? इसमें आपके इंदिरा गांधी के इलेक्शन को जो था वो आपका क्वास्ट करती है और उनको इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इंदिरा गांधी के ऊपर जो था आपका एक केस चलता है, एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने जो था इलेक्शन में जो थी गड़बड़ करी थी। ठीक है, और उसी के वजह से आपके जो था इंदिरा गांधी को जो था मुजरिम पाया जाता है। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इंदिरा गांधी के इलेक्शन को क्वाश कर देती है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें डिसबार्ड कर देती है इंदिरा गांधी को। ठीक है, कि वो अगले 6 साल तक किसी भी तरीके का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी, साथ ही साथ ना ही आपका कोई भी आपका पब्लिक ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकती हैं। ठीक है, इस तरीके की आपकी जजमेंट देता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इंदिरा गांधी को ये हजम तो होती नहीं है कि उनके खिलाफ ये जजमेंट क्या आ जाती है, तो आपका इस जजमेंट से डिससेटिस्फाइड होते हुए आपकी क्या करती हैं इंदिरा गांधी जो हैं वो दो चीज़ें करती हैं। दो चीज़ें क्या करती हैं इंदिरा गांधी?
इंदिरा गांधी सबसे पहले 39th अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं और साथ ही साथ नेशनल इमरजेंसी जो होती है इम्पोज कर देती हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो स्टेट इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी हो जाता है, तो ये आपके इमरजेंसी इम्पोज कर देती हैं। ठीक है, और 39th अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं। और 39th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बेसिकली ये आपके सुप्रीम कोर्ट में ना अपील करने जा रही होती हैं। ठीक है, अब आपके हाई कोर्ट की जजमेंट से डिससेटिस्फाइड हो गई तो ये क्या करेंगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जाती हैं। अनलकी मान लो, यानी कि बदकिस्मती मान लो सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे होता है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से जस्ट एक दिन बिफोर क्या करती हैं, ये आपके इमरजेंसी इम्पोज कर देती हैं और एक दिन पहले ही 39th अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस कर देती हैं, जिसके अंदर ये 2 एक्ट को जो है इंट्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले आर्टिकल 329A को ऐड करती हैं और साथ ही साथ आर्टिकल 71 को जो है वो आपके संविधान से डिलीट कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, आर्टिकल 329 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 329A ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो ट्राई कर सकता है या हियर कर सकता है कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट। ठीक है, यानी कोई भी डिस्प्यूट ऐसा अराइज हो रहा है जो किसी भी इलेक्शन के ऊपर आ रहा है, किसके, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, या फिर लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन पे, यानी इन चारों पोजीशन के ऊपर कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये कोई पावर नहीं है, वो इस तरीके के किसी भी मैटर को हियर कर सकती है या एंटरटेन कर सकती है। तो बेसिकली एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से पावर छीन रहे हैं। क्यों पावर छीन रहे हैं? आपके इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर, उनकी इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस की वजह से केस हो रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ये पावर छीन ली कि सुप्रीम कोर्ट या किसी अदर कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो किसी इलेक्टोरल डिस्प्यूट को एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंदिरा गांधी ने अपने बेनिफिट के लिए करा था। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जो जनता दल पार्टी होती है वो जीत जाती है इलेक्शन को। मोरारजी देसाई जो होते हैं वो आपके न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बन जाते हैं और वो रिमूव कर देते हैं वो सारी रॉन्ग डूइंग जो आपके 39th अमेंडमेंट एक्ट में थी। यानी 39th अमेंडमेंट एक्ट जो भी गलतियाँ लेकर आया था, कौन कौन सी गलतियाँ, एक आर्टिकल 329A लेके आया था जिससे सुप्रीम कोर्ट की पावर छीनी जाई थी, और दूसरा क्या था, दूसरा आपका आर्टिकल 71 को डिलीट कर दिया गया था। तो इन्हीं चीज़ को क्या करते हैं, रिस्टोर कर देते हैं। तब आपके मोरारजी देसाई क्या करते हैं, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली वो 329A जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था इसको ही ख़त्म कर देती है, और जो 71 आर्टिकल जो था जो इंदिरा गांधी के द्वारा ख़त्म किया गया था उसे वापस से रिलीव कर देती है, रिस्टोर कर देती है। देखो आर्टिकल 329 यानी जो सुप्रीम कोर्ट से उसकी पावर छीन रहा था उसको ख़त्म कर देती है कि हाँ अब ये कहती है, अब ये है आफ्टर 39th अमेंडमेंट एक्ट के ये प्रोविजंस हटाने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट के ये पास पावर है कि कोई भी अगर इलेक्टोरल डिस्प्यूट आता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर से रिलेटेड, तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा। दूसरा आपका आर्टिकल 71 जो आपके 39th अमेंडमेंट एक्ट ख़त्म कर देता है उसे दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता था कि उसके पास इलेक्टोरल डिस्प्यूट को एंटरटेन करने की पावर है। आ रही है बात समझ में? आर्टिकल 329 स्पेसिफिकली 4 पोस्ट्स के इलेक्टोरल डिस्प्यूट की बात करता है, और आर्टिकल 71 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट को एंटरटेन करने की पावर थी, जो कि आपके 39th अमेंडमेंट एक्ट से छीन ली जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। अब देखो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है, ये भी बेसिकली 2 चेंजेस जो है वो आपके इंट्रोड्यूस करता है। कौन कौन से 2 चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है, देखो पहला आता है आर्टिकल 31C में और दूसरा करता है आर्टिकल 368 में। तो बेसिकली आर्टिकल 31C में देखो क्या कहता है, आर्टिकल 31C में ये आपके सेक्शन 4 को इंट्रोड्यूस करता है। यानी आर्टिकल 31C के अंदर सेक्शन 4 को क्या करता है, ऐड करता है, जिसके अकॉर्डिंग देखो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐड कर सकती है कुछ भी अंडर पार्ट 4 ऑफ DPSP। पार्लियामेंट ऐड एनीथिंग अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि DPSP की बात करता है, इवन इफ इट इज़ वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट इट बिकम वैलिड। यानी आपका 31C का सेक्शन 4 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो आपका DPSP के अंदर कोई भी प्रोविज़न जो है वो ऐड कर सकती हैं
इवन अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर भी रहा है तब भी उसको क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। और देखो क्या कहता है, ये कहता है इट कैन नॉट बी चैलेंज, और साथ ही साथ उस प्रोविज़न को जो डीपीएसपी में ऐड किया गया है उस प्रोविज़न को चैलेंज नहीं किया जाएगा और वो किसी भी जुडिशियल रिव्यू के जो है अंडर नहीं आएगा। यानी आपका पार्लियामेंट अगर डीपीएसपी के अंदर कोई भी प्रोविज़न रखती है और अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहा है तब भी उसे वैलिड माना जाएगा और उस प्रोविज़न को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 और 5 इसमें ऐड किया जाता है। क्लॉज 4 देखो क्या कहता है, 368 का क्लॉज 4 कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऐड और डिलीट। ठीक है, सब क्लॉज 4 ये कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट का कोई भी पार्ट जो है वो अमेंड कर सकती है, भले ही उसमें उसे कुछ ऐड करना हो या उसमें से कुछ उसे डिलीट करना हो। ठीक है, और इस तरीके के किसी भी अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी नो जुडिशियल रिव्यू, इसका भी कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। साथ ही साथ सब क्लॉज 5 में क्या कहता है, सब क्लॉज 5 में कहता है नो लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, यानी पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर पे किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं होगा। ये बात कहता है, कौन कहता है, ये बात कहता है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो अब तक हमने कितने अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिए, हमने सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट में हमने शंकरी प्रसाद का केस पढ़ा। नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा। इसमें हमने 2 केस पढ़े, सज्जन सिंह का केस पढ़ा और आपका गोलकनाथ का केस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट आता है, उसके बाद आता है फिर आपका 21st अमेंडमेंट एक्ट। 21st अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या पढ़ा, 21st अमेंडमेंट एक्ट आता है ना, लेट मी चेक, मैं भी कंफ्यूज हो गई। 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है, ओके 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है। उसके बाद 24 अमेंडमेंट एक्ट के साथ 25, 26 और 29th अमेंडमेंट एक्ट आया जाता है, जिसे केशवानंद भारती केस में करा जाता है आपका चैलेंज। इसके बाद कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आता है, फिर आपका 31st अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें इंदिरा गांधी का केस आता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट कौन सा आया है, नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलो तो बेसिकली आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये 2 प्रोविजन आर्टिकल 31C और आर्टिकल 368 को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिकली देखो इस अमेंडमेंट एक्ट को क्यों लाया गया था, दिस अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स टू न्यूलिफाई द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा केस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी केशवानंदा भारती केस में जजमेंट दी थी उस जजमेंट को न्यूलिफाई करने के लिए, यानी उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, यानी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ना मानने के लिए, चेंज करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट को लाया जाता है। ठीक है, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था ये आपके चैलेंज किया जाता है किस केस में, ये चैलेंज किया जाता है आपका मिनेर्वा मिल्स के केस में। आओ आगे देखते हैं। अब देखो मिनेर्वा मिल्स क्या था, देखो मिनेर्वा मिल्स जो था ये आपको बहुत ही फेमस केस है। ठीक है, इसका जो पेटिशनर था, यानी जो मिनेर्वा मिल्स थी पेटिशन, ये आपके बॉम्बे के बहुत ही फेमस थे। ठीक है, मिनेर्वा मिल्स के ओनर हुआ करते थे। ठीक है, जो पेटिशनर्स थे वो आपके ओनर्स थे मिनेर्वा मिल्स के। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करती है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है, यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है बिल्कुल तरीके से इनवैलिड है, खारिज कर देती है। और 3 बेसिक फीचर्स बताती है। क्या बताती है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की पावर के बारे में बताती है। साथ ही साथ पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जो पार्लियामेंट की पावर है उसे लिमिटेड बताती है। और तीसरा कहती है हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो ये कहती है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बेसिक फीचर्स है। वही बात कहती है कि आपका बेसिक फीचर्स को विदाउट अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन आप उससे जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं छीन सकते क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर फीचर है। साथ ही साथ पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड है। तीसरा कहता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी और बैलेंस बनाए रखना भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखो एफआर और डीपीएसपी की बात क्योंकि आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ही एफआर और डीपीएसपी के बीच में जो था डिफरेंस किया था, क्योंकि डीपीएसपी का कोई भी प्रोविजन अगर एफआर को वायलेट करता है तब भी उसे वैलिड कहा गया था अंडर अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, यही वजह थी कि कहा गया था कि डीपीएसपी और एफआर के बीच में जो है बेसिकली हार्मनी और बैलेंस बनाए रखना भी एक बेसिक फीचर है।
उसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है वो आता है वामन राव का केस आता है, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद ये केस आता है, ये भी आपके जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहा जाता है। इसके बाद बेसिकली देखो क्या कहता है, वामन राव के केस में बेसिकली होता है कि केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उन्हें चैलेंज किया जाने लगा। ठीक है, आफ्टर केशवानंदा भारती केस जितने भी अमेंडमेंट एक्ट्स थे उन्हें चैलेंज किया जाने लगा। और किस ग्राउंड पे चैलेंज किया जाने लगा, दैट दे फुलफिल कंडीशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। मतलब कि वो जो अमेंडमेंट है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को रेस करते हुए इस ग्राउंड के ऊपर आपके जितने भी अमेंडमेंट एक्ट्स थे उन्हें क्या किया जा रहा था, उन्हें क्वेश्चन किया जा रहा था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वही रेट्रोस्पेक्टिव डॉक्ट्राइन जो थी वो मैंने आपको जो पीछे डिफाइन करी थी वो यही थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की डॉक्ट्राइन को यूज़ करते हुए ये कहता है कि जो केशवानंदा भारती की जजमेंट 1973 में आई थी, ये जजमेंट जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव काम नहीं करेगी, ये आपके प्रोस्पेक्टिव वे में काम करेगी। यानी केशवानंदा भारती से पहले जितने भी केसेस, जितने भी अमेंडमेंट आए या जितने भी केस लॉ डिसाइड हुए या जितने भी डिस्प्यूट्स थे वो आपके इससे पहले जो जजमेंट आई थी उसके अकॉर्डिंग आपके डील किए जाएंगे। लेकिन केशवानंदा भारती की जो जजमेंट आई थी वो आपके प्रेस्पेक्टिव यानी आने वाले केसेस, आने वाले अमेंडमेंट के ऊपर जो हैं वो आपके बेस होंगे। यानी न्यू लॉज, जो भी नए लॉज आएंगे उन्हें चैलेंज किया जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बेसिस पर। उससे पहले यानी केशवानंदा भारती से पहले जो भी लॉज आए थे उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि केशवानंदा भारती के अब आगे जो लॉज बनेंगे इस जजमेंट के बाद उनको चैलेंज किया जाएगा। ओके, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप फॉलो कर सकते हैं, दैट @law-mania-। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।